सभी को नमस्कार। राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा 10 गणित। जी हाँ विद्यार्थियों, आपकी जो गणित की जो परीक्षा है 24 फरवरी को आयोजित होने वाली है और उस परीक्षा के संदर्भ में हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं और इसका पहला पार्ट है। और इस पार्ट में हम कक्षा 10 के अध्याय 10 यानी वृत्त, अध्याय 11 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, 13 सांख्यिकी और 14 प्रायिकता से जो एक अंक के प्रश्न बनने वाले हैं उनको लेके आ रहे हैं। निश्चित रूप से आपको इससे लाभ होगा और आपके अंकों में वृद्धि होगी। तो आप चलते हैं और मेरी ये गारंटी है कि यह एक अंक से आने वाले प्रश्न है वो यहां से हम कैसे निकालेंगे और बड़े वाले प्रश्नों से भी हम एक अंक कैसे निकालेंगे, कैसे चुराएंगे, उसका भी हम आपको समाधान बताएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले हम लेके आ रहे हैं अध्याय संख्या 10 और जिसका नाम है वृत्त। और यहाँ से एक अंक वाले प्रश्न कौन कौन से आने वाले हैं। हालांकि ये प्रश्नावली बहुत इजी है और संदर्भ में है, बहुत ही अच्छे तरीके गूढ़ तरीके से मैंने आपको समझा रखा है और आप इसके लिए मेरे पहले के वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम केवल यहाँ से बात करेंगे कि एक अंक वाले प्रश्न इस प्रश्नावली से कैसे आएंगे। तो यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे दो। कितने? दो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं और उनमें से रिक्त स्थान का भी एक और आएगा और एक अति लघु उत्तरात्मक आएगा। यानी यहाँ से 4 प्रश्न आने वाले हैं 4 अंकों के। तो आपको यहाँ से सारे प्रश्न करने हैं और ये कैसे होंगे तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि इसका हम किस प्रकार सॉल्यूशन निकालते हैं। तो जो मैंने यहाँ बता रखे हैं सेम आपको उसी को याद रखना है और आपको और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अप्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है? जब वृत्त और रेखा में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो तो ऐसी स्थिति में ऐसी रेखा को अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। यानी रेखा और वृत्त का कोई लेना देना नहीं है। वृत्त ये है, रेखा ये है, कोई लेना देना नहीं है, यानी कोई टच नहीं है, कोई बिंदु पर काटती नहीं है, तो उसको हम अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। और अप्रतिच्छेदी रेखा है वृत्त को किसी भी बिंदु पर नहीं काटती है। तो प्रश्न आ जाएगा अप्रतिच्छेदी रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर काटती है? तो उत्तर होना चाहिए 0। छेदक रेखा दूसरी कि जो रेखा, जब रेखा, कोई रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटे यानी वृत्त के आर पार निकल जाए, ये वृत्त है और उसके आर पार निकल जाए, तो आर पार निकले एक ऊपर जहां से निकली, जहां से प्रवेश की, 2 जगह काटती हैं, उसको हम छेदक रेखा कहते हैं और इसको हम प्रतिच्छेदी रेखा भी कहते हैं। प्रश्न देखो यहाँ से परीक्षा में कैसे आने वाला है। परीक्षा में प्रश्न ऐसा आएगा कि ये तो या तो खाली जगह पूछ लेगा रिक्त स्थान कि ऐसी कौन सी रेखा जो वृत्त को 2 बिंदु पर काटती है, खाली जगह कहते हैं छेदक रेखा। और यहाँ ऐसा प्रश्न आ सकता है कि छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर काटती है? खाली जगह में हमें यह लिखना है 2 बिंदुओं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। खाली रिक्त स्थान का भी प्रश्न आ सकता है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आ सकता है। आगे प्रश्न संख्या 3 जो बन रहा है कि स्पर्शरेखा क्या होती है। तो स्पर्शरेखा हम बात करें कि जब रेखा और वृत्त का एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, रेखा और वृत्त का क्या हो? एक उभयनिष्ठ बिंदु, यानी एक ही जगह कटती हैं, अर्थात रेखा वृत्त को एक बिंदु पर काटती हैं, उसको क्या कहते हैं? स्पर्शरेखा। जैसे मान लीजिए वृत्त है और उसको बिल्कुल टच करके एक ही जगह से जा रही है, तो ये एक बिंदु पर कटती हैं, इसको हम क्या कहेंगे? स्पर्शरेखा कहते हैं। और स्पर्शरेखा वृत्त को कितने बिंदु पर काटती है? खाली जगह काटती है रिक्त स्थान में एक बिंदु पर। ये प्रश्न रिक्त स्थान में भी आ सकता है और वस्तुनिष्ठ में भी आ सकता है। वृत्त और स्पर्शरेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? ये जो उभयनिष्ठ बिंदु था यहाँ जहां पर वृत्त ने और स्पर्शरेखा ने, रेखा ने वृत्त को टच किया था, उसको हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखें, वृत्त और स्पर्शरेखा से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बातें आ रही है, वो कौन कौन सी है? कि वृत्त के एक बिंदु पर एक स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। प्रश्न परीक्षा में आएगा कि वृत्त पर स्थित एक बिंदु पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है? तो हमें लिखना एक ही स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। वृत्त पर अनंत स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं क्योंकि वृत्त पर क्या होते हैं? अनंत बिंदु स्थित होते हैं। प्रश्न यहाँ दोनों से घुमाकर आ जाएगा, दोनों को आपको समझना है।
वृत्त पर एक बिंदु पर, वृत्त पर स्थित एक बिंदु पर कितनी स्पर्शिकाएं खींची जा सकती है? एक। और वृत्त पर कितनी स्पर्शिकाएं खींची जा सकती है? यहाँ बिंदुओं का कोई उल्लेख नहीं है, वृत्त पर है कितनी स्पर्शिकाएं खींची? तो वृत्त पर तो अनेक अनेक बिंदु होते हैं, तो एक बिंदु पर एक, तो अनेक स्पर्शिकाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, वृत्त पर अनंत स्पर्शिकाएं खींची जा सकती हैं और वृत्त के एक बिंदु पर एक स्पर्शिका खींची जा सकती है। यहां से देखिए कुछ रिक्त स्थान के प्रश्न आपको समझना है कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या की क्या होती हैं? खाली जगह। तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा, ये स्पर्श रेखा मान लीजिए वृत्त है और इसके ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा में क्या संबंध है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है? लंबवत होती हैं। तो खाली जगह में लंबवत या समांतर होगा तो आपको लंबवत बढ़ना है, अगर नहीं होता है तो भी आपको याद रखना है लंबवत है। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाले व्यास के भी क्या होती है? लंबवत ही। अगर व्यास त्रिज्या आर पार हो जाए तो क्या बन जाएगा? व्यास। तो व्यास और स्पर्श रेखा दोनों आपस में क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। त्रिज्या के भी लंबवत होती है स्पर्श रेखा और व्यास के भी लंबवत होती है। एक वृत्त की खाली जगह कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो एक वृत्त पर है, मान लो ये वृत्त है, उसकी एक इधर रेखा है तो इसके समानांतर एक और स्पर्श रेखा हो सकती है, तो दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब यहां से देखिए कुछ इक्वेशन बन रहे हैं वस्तुनिष्ठ टाइप के, वो भी आप ध्यान दें कि किसी बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्शिकाएं, कि किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शिकाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शिकाएं खींची जा सकती हैं? अगर बिंदु वृत्त के अंदर है या अंदर दे दिया तो यहां से कोई रेखाएं खींची जाएगी तो स्पर्शिका कोई भी नहीं होगी, वो सारी छेदक रेखाएं होगी। तो वृत्त के अंदर बिंदु स्थित है तो उससे कोई स्पर्शिका नहीं खींची जा सकती, यानी स्पर्शिकाओं की संख्या क्या होगी? शून्य। वृत्त की परिधि पर या वृत्त पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शिका खींची जा सकती है? अगर वो बिंदु वृत्त की परिधि पर ही स्थित है तो उस पर एक स्पर्शिका खींची जा सकती है, आंसर होना चाहिए अपना एक। और वृत्त से बाहर कोई बिंदु स्थित है, वृत्त से बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शिकाएं खींची जा सकती है? तो वो आंसर होगा दो। एक वृत्त ये दे रखा है और बाहर कोई बिंदु दे रखा है तो इस बाहरी बिंदु से दो स्पर्शिकाएं हम खींच सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो वृत्त के अंदर स्थित है बिंदु, जीरो स्पर्शिकाओं की संख्या। वृत्त पर स्थित बिंदु है तो स्पर्शिकाओं की संख्या एक, और वृत्त के बाहर स्थित है बिंदु तो स्पर्शिकाओं की संख्या दो। एक क्वेश्चन और देखिए आप, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई एक स्पर्शिका की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरी स्पर्शिका की लंबाई क्या होगी? कि वृत्त के बाहरी बिंदु से हमने स्पर्शिकाएं खींची हैं, तो दोनों स्पर्शिकाएं खींची हैं तो एक की 10 है तो दूसरी भी कितनी होगी? वो भी 10 ही होगी, क्योंकि बाहरी बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्शिकाएं लंबाई में क्या होती है? बराबर होती है। दोनों स्पर्शिकाएं लंबाई में बराबर होती है, इसलिए उसकी लंबाई भी कितनी होगी? 10। अगर वो 15 है, पहली 15 है तो दूसरी भी 15 होगी, यदि दूसरी 10 है तो पहले भी 10 ही होगी। वृत्त की दोनों स्पर्शिकाओं के मध्य अंतरित कोण और केंद्र पर अंतरित कोण होते हैं, यानी स्पर्शिकाओं के बीच का कोण यहाँ और यहाँ केंद्र पर अंतरित कोण, ये दोनों क्या होते हैं? संपूरक होते हैं, यानी उन दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी केंद्र पर अंतरित कोण प्लस स्पर्शिकाओं के बीच का कोण, उनको जोड़े उत्तर क्या आएगा? 180। यहां से हमें प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। एक प्रश्न पक्का आता है कि अगर केंद्र पर अंतरित कोण दिया हुआ 80 डिग्री देर का है तो स्पर्शिकाओं के बीच का कोण क्या है? तो स्पर्शिकाओं के बीच का कोण उधर भेज देंगे तो वो उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 180 में से। तो चाहे केंद्र पर अंतरित कोण ज्ञात करना हो या स्पर्शिकाओं के बीच का कोण ज्ञात करना हो, उनमें से दूसरे को 180 में से घटाएंगे तो पहला वाला आ जाएगा। यहां देखिए एक प्रश्न, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्शिकाओं के मध्य कोण कितना है? 60 डिग्री का है। दोनों स्पर्शिकाओं के बीच का कोण कितना है? 60 डिग्री का है। यहाँ कोण 60 डिग्री का बन रहा है, तो वो कह रहा है यहाँ केंद्र पर अंतरित कोण ये कितना होगा? तो इन दोनों का योग 180 होता है, तो 180 में से 60 घटा लिए, कितने बच गए? 120 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही
वृत्त के वाय बिंदुओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण अगर 80 डिग्री है, केंद्र पर 80 डिग्री दे गया तो उसको भी 180 में से घटा लीजिए, तो स्पर्शिकाओं के बीच का कोण आ जाएगा। तो आ गया इस प्रकार। वृत्त की स्पर्शिकाएं और वृत्त की त्रिज्या के मध्य कोण होता है। वृत्त की स्पर्शिका और त्रिज्या आपस में क्या होती है? लंबवत। हमने ये बताया था कि ये स्पर्शिका है और ये जो त्रिज्या वो आपस में क्या होती है? लंबवत। यानी कोण कितना होगा इनके बीच में? 90 डिग्री का होगा। ये भी ध्यान रखिएगा, आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से देखिए एक प्रश्न दे रखा है, क्वेश्चन संख्या 14। उसमें देखा हो क्या दे रखा है कि कोण एपीबी, एपीबी यानी ये कोण दे रखा है कितना? 70 डिग्री का। तो कोण पीओए, पीओए यानी ये आधा ज्ञात करना है। इस केंद्र पर अंतरित कोण का क्या करना है? आधा। तो पूरा हम केंद्र का अंतरित कोण ज्ञात करेंगे। तो ये कोण पीओए क्या है? इस पूरे केंद्र पर अंतरित कोण का क्या है? आधा, 1/2। और ये कैसे ज्ञात करेंगे केंद्र पर अंतरित कोण? त्रिज्या वाले कोण को 180 में से घटा दो तो वो केंद्र पर अंतरित कोण आ जाएगा। तो केंद्र पर अंतरित कोण हो गया 110 डिग्री और उसका आधा कितना हो गया? 55 डिग्री। तो इस प्रकार हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये छोटा सा प्रश्न है 1 नंबर का, और आ सकता है आपका पक्का आने वाला, ये कंफर्म मान के चलिए। संख्याएं चेंज हो सकती है परंतु प्रश्न का मोड चेंज नहीं होगा, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। यहां देखिए एक चित्र में, यहां ये कह रहा है कि कोण पी और क्यू यानी ये जो केंद्र पर बना कोण वो कितना दे रखा है? 80 डिग्री दे रखा है। तो कोण पी आर ओ का मान होगा पी आर ओ, पी आर ओ ये जो त्रिज्याओं के बीच में बना कोण, सॉरी स्पर्शिकाओं के बीच में बना कोण, उसका आधा ज्ञात करना है। तो ये पी आर ओ क्या होगा? पी आर ओ होगा, ये पी आर ओ है, ये पी आर क्यू का क्या होगा? आधा होगा। कोण पी आर क्यू का आधा। तो पी आर क्यू क्या है? पी आर क्यू है केंद्र पर अंतरित कोण को 180 में से घटा लीजिए। तो 180 माइनस 80 कितना बच गया? 100। तो ये त्रिज्याओं स्पर्शिकाओं के बीच का कोण हो गया और उसका आधा कर लेंगे तो 50 डिग्री आंसर आ गया। तो ये 1 नंबर का अति लघुत्तरात्मक का प्रश्न है आपके परीक्षा में। इन दोनों प्रश्नों में से कंफर्म मानकर चलिए कि आएगा। यहां से एक प्रश्न और देखिए, ये चित्र दे रखा है क्वेश्चन संख्या 15 में, और कह रहा है कि स्पर्शिकाओं के बीच का कोण, यहां देखिए स्पर्शिका एपी और पीबी इनके बीच का कोण कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। तो कोण ओपीबी ज्ञात कीजिए। कोण ओपीबी यहां ओपीबी नहीं है, यहां ओपीबी की जगह ओ ए बी है। कोण ओ ए बी ये ज्ञात करना है। यहाँ जो ए पर बना हुआ कोण, ये कोण ज्ञात करना है। तो ये कैसे ज्ञात होगा? तो हमें देखना है कि पहले तो यहाँ स्पर्शिकाओं के बीच का कोण दे रखा है, तो हमें केंद्र पर अंतरित कोण ज्ञात करना है। तो ये 60, ये इधर वाला कितना हो गया? 180 में से 60 गया 120 हो गया। हम देखें ये जो त्रिभुज बना हुआ है, ये उसमें ये भुजा क्या है? समान है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज के सामने समान भुजाओं के सामने वाले कोण क्या होते हैं? बराबर। तो दो त्रिज्याओं से बना त्रिभुज क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है, जिसके समान भुजाओं के समूह कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो एक कोण जो केंद्र पर बना कोण वो तो दे रखा है हमारे पास 120 डिग्री, और बाकी दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ओ ए बी को हम ओ ए बी भी लिख सकते हैं। और ये क्या हो गया? 180 डिग्री। तो 120 उधर गया तो कितना बच गया? 60 डिग्री। और ये 2 हो गए तो उसका आधा कर देंगे 30 डिग्री। तो ये दोनों 30-30 डिग्री के होंगे। तो इस प्रकार 1 नंबर का ये क्वेश्चन ये भी काफी अच्छा है। एक यहां से क्वेश्चन देखिए, ये काफी बार आता है परीक्षा में। तो एक प्रश्न दे रखा है, यहाँ हमें देखना है, इसको समझना है। ये समझने के लिए कि यहाँ बाहरी बिंदु P है, बाहरी बिंदु P से यहाँ देखिए केंद्र पर सॉरी इस पर वृत्त पर जो स्पर्शिका खींची गई है, ये हमेशा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। और बाहरी बिंदु P से केंद्र के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी? हमेशा कर्ण कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री कोण होता है। 90 डिग्री कोण के सामने वाला भुजा कर्ण होती है। और ये जो त्रिज्या है इसको हम क्या कहेंगे? आधार कहेंगे।
अगर हमें इसको आधार नहीं कहेंगे तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसको क्या कहते हैं, कि ये जो O से P की दूरी है OP, इसका स्क्वायर यानी ये कर्ण है वो बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया, दोनों भुजाओं के वर्गों का योग कर दिया गया। तो क्यों? क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय थी तो उसके आधारित भी ये क्वेश्चन आता है। ये प्रश्न आप देखिए, ये बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है, क्वेश्चन संख्या 16। यहाँ देखिए वो कह रहा है कि ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की है और ये केंद्र से दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर की है। तो हमें क्या याद करनी है, स्पर्शरेखा की लंबाई, ये स्पर्शरेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये क्या है, लंब है। तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, ओपी का स्क्वायर, उसमें से हमने क्या किया, त्रिज्या का स्क्वायर है वो घटा लिया। तो ये लंब का स्क्वायर जो उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। तो ओपी का स्क्वायर, इसका 12 का वर्ग 144 और इस 5 का वर्ग या 25 और 144 में 25 घटाए और उसका वर्गमूल कर लिया 119। और 119 का वर्गमूल नहीं होता है इसलिए हमने 119 लिख के आगे सेंटीमीटर लगा दिया, क्योंकि इकाई कितनी है, सेंटीमीटर में है। यहां देखिए क्वेश्चन और, क्वेश्चन संख्या 17। यहां भी एक आपके अभ्यास के लिए काफी अच्छा है कि ये जो दूरी है ये वाली कह रहा है ओ क्यू ज्ञात कीजिए। तो ओ क्यू क्या है, कर्ण है। तो कर्ण बराबर क्या हो गया, स्क्वायर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो जो दोनों भुजाएं लंब और आधार है उनका वर्गों का योग करके उसका वर्गमूल हम कर देंगे तो 5 आंसर आ गया। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। यहाँ आपको मैं पाइथागोरस ट्रिक बता रहा हूं कि अगर कोई संख्याएं दे रखी हैं तो वो सीधा अगर मान निकाले तो हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास दो भुजाएं 3 और 4 दे रखी हैं तो उसका जो कर्ण होगा वो क्या होगा, 5 होगा। अगर कर्ण 10 दे रखा है तो निश्चित रूप से लंब और आधार कितने होंगे, 6 और 8 होंगे। कर्ण अगर 13 दे रखा है तो लंब और आधार कितने होंगे, 5 और 12 होंगे। लंब और आधार में चेंज हो सकता है कि लंब 5 हो सकता है, आधार 12 हो सकता है, आधार 12 हो सकता है, लंब 5 हो सकता है, दोनों आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं, परंतु कर्ण हमेशा सेम ही रहेगा। 7, 24 और 25, 25 का जो वर्ग है वो 7 और 24 के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये इनको ट्रिक कहते हैं कि अगर ये आए कि इनमें से कोई एक संख्या आ जाती है लंब आधार कर्ण में तो बाकी दोनों भी हम बता सकते हैं। अगर 2 दी रखी है तो तीसरी भी बता सकते हैं। तो इस ट्रिक का ध्यान रखना है आपको कि 3 और 4, 3, 4, 5 का एक ट्रिक होता है, 6, 8, 10 का भी ट्रिक होता है और 5, 12 और 13 का ट्रिक होता है, 7, 24 और 25 का ट्रिक होता है। और ये पाइथागोरस प्रमेय में हमें कहा में आता है। इसके आधार पर हम बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी भुजा कितनी होने वाली है। तो ये हमारा अध्याय संख्या 10 जो वृत्त से संबंधित था, उससे आने वाले एक एक नंबर के प्रश्न जो 4 अंक के थे उनके हमने सॉल्यूशन किए। अब अगला हम देखें वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। यहां से भी हैं बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो एक अंक वाले प्रश्न देखिए, हम देखें कौन कौन से आ रहे हैं। एक अंक वाले प्रश्न देखेंगे, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा जिसमें सूत्र आधारित होगा और वहां सूत्र पूछा जाएगा, आपको सूत्र लिखना है, सूत्र याद रखना है। दूसरा अति लघुत्रात्मक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। तो इस प्रकार हम देखें 3 अंक बार का प्रश्न है और एक लघुत्रात्मक प्रश्न आएगा, अति लघुत्रात्मक 2 प्रश्न आएंगे तो 3 हो गए। तो 3 प्रश्न आपके एक अंक के वाला हो गए और एक लघुत्रात्मक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। तो टोटल अंक बार है इसका 5। और ये जो लघुत्रात्मक प्रश्न है उसमें हमें एक सूत्र लिखेंगे, त्रिज्यखंड या वृत्तखंड से संबंधित सूत्र लिखेंगे तो उसमें भी हमें आधा अंक मिल जाएगा। तो 3 अंक हमारे यहाँ से हो जाएंगे, आधा अंक लघुत्रात्मक प्रश्न से हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है त्रिज्यखंड से संबंधित या वृत्तखंड से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो उसमें आपको सूत्र जरूर लिखना है। सूत्र लिखते ही आधा नंबर आपका पक्का हो गया। आपको आता है नहीं आता है प्रश्न सोल्व करना, परंतु आपने उसमें सूत्र लिखा तो प्रश्न आपका आंसर है और आपको अंक जरूर मिलेंगे। तो आपको सूत्र याद रखने हैं। तो सूत्र हम देखें कौन कौन से हैं। पहला देखिए, सारे ये चैप्टर प्रश्नावली ये सारी सूत्र आधारित हैं। लघु त्रिज्यखंड का कोण क्या होता है। तो लघु त्रिज्यखंड का अगर कोण हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का 2 कोण दे रखा है तो उसको 360 में से घटा देंगे तो लघु त्रिज्यखंड का कोण आ जाएगा। लघु त्रिज्यखंड का कोण हमेशा 180 डिग्री से कम होता है, ये ध्यान रखिएगा। और दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण है वो कैसे आएगा, अगर लघु का दे रखा है तो उसको 360 में से घटा देंगे तो
दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण है आ जाएगा, और दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण है वो 180 डिग्री से बड़ा होगा। चाप की लंबाई, अगर हम इस प्रश्न में लघु या दीर्घ का नाम नहीं है, केवल त्रिज्यखंड लिखा है, तो हमें उसको लघु त्रिज्यखंड ही मानना है, ये बात भी आप ध्यान रखिए। चाप की लंबाई का सूत्र क्या है, लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या होगी, हमें थीटा बटा 360 तो लिखना ही है, लघु त्रिज्यखंड मतलब थीटा बटा 360, और चाप ज्ञात करना है। चाप क्या होता है, परिधि का हिस्सा होता है, परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, तो थीटा बटा 360 को हम 2 पाई आर से गुणा कर देंगे, अपना आंसर हो गया। बहुत ही इजी सूत्र है। अगर दीर्घ त्रिज्यखंड होता तो दीर्घ त्रिज्यखंड होता तो हम क्या करते, दीर्घ त्रिज्यखंड का जो कोण का अनुपात लिखते कि दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण क्या था, थीटा माइनस 360 माइनस थीटा बटा 360, क्योंकि अगर हमारे पास में 90 डिग्री का कोण दे रखा है, थीटा 90 डिग्री दे रखा है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा 360 माइनस 90 बटा, और अनुपात में 360 लिखना है, और गुणा 2 पाई आर गुणा में रहना है। चाप की लंबाई याद करें तो गुणा में 2 पाई और आर होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर सूत्र आपको ये ध्यान रखना है, लघु त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई थीटा बटा 360 गुणा 2 पाई आर, थीटा बटा 360 गुणा 2 पाई आर। अगर कोण 180 डिग्री से ज्यादा है तो या तो ज्यादा सीधा कोण लिख देंगे, और अगर हमारे पास लघु त्रिज्यखंड का कोण दीर्घ है तो दीर्घ का ज्ञात करना है तो 360 माइनस थीटा लिखेंगे, अन्यथा अपने को सूत्र यही याद रखना है, लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई थीटा बटा 360 गुणा 2 पाई आर। ऐसे ही लघु त्रिज्यखंड का अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसका सूत्र क्या है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360, ये तो लघु त्रिज्यखंड का था ही, और यहाँ क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। चाप की लंबाई तो परिधि का हिस्सा था, इसलिए हमने 2 पाई आर से गुणा किया, और यहाँ त्रिज्यखंड में क्षेत्रफल ज्ञात करें तो वृत्त के क्षेत्रफल से गुणा करेंगे, और दीर्घ त्रिज्यखंड ज्ञात करना है तो ये देखिए सेम टू सेम है, 360 माइनस थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, केवल इतना ही फर्क है, थीटा का अनुपात का ही फर्क है, बाकी सेम है। यहां से कई बार प्रश्न को घुमाकर पूछते हैं, और पूछते कैसे हैं, देखिए इधर कि वृत्त की त्रिज्या आर दे दी, स्मॉल आर की जगह हमने क्या दे दिया पी दे दिया, त्रिज्या पी है, और त्रिज्यखंड का कोण थीटा की जगह क्या दे दिया आर दे दिया, या देखिए थीटा की जगह आर दे दिया और आर की जगह दे दिया पी दे दिया, तो इसको हमें यहाँ इसमें रख के आंसर करना होगा। तो यहाँ ये हमारा जो मूल सूत्र ये था थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, अब उसमें कोण क्या दे रखा है, थीटा का मान कितना दे रखा है, तो थीटा का मान दे रखा है आर, तो बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, आर कितना दे रखा है पी दे रखा है, तो वहां पी स्क्वायर हो जाएगा, इस प्रकार ये आंसर हो गया। अब इसको भी घुमा कर पूछ सकता है, यहाँ ऐसे भी लिख सकता है कि थीटा बटा 360 गुणा 2 पाई आर स्क्वायर 720 लिख सकता है, यहाँ 720 गुणा 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये भी एक लघु त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल है, क्योंकि यहाँ 2 से ये कटेगा तो कितना जाएगा 360 आ जाएगा। तो इस चीज का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा, घबराना नहीं है, सूत्र को आपको विशेष रूप से ध्यान रखिए। यह देखिए इसको यहाँ समझाया हुआ है मेरा कि अगर यहाँ 2r बटा दे दिया तो नीचे कोण कितना डबल हो जाएंगे, ऊपर 2 से गुणा किया, नीचे 360 को भी 2 से गुणा कर दिया, और यहाँ इस r को यहाँ थीटा के साथ गुणा में लिख के इधर लिख दिया, तो वही भी सेम है। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, आपको इसको देखना है, सॉल्यूशन करना है, सरल करके बता सकते हो कि बिल्कुल आसानी से ये प्रश्न परीक्षा में आने वाला है, 100% आएगा। इसका एक और उदाहरण देखिए आप लोग, यदि त्रिज्यकोण का कोण r दे दिया, थीटा की क्या दे दिया r, और त्रिज्या r की जगह क्या दे दिया k, तो हमारा जो चाप की लंबाई क्या थी, वो क्या थी, चाप की लंबाई थी थीटा बटा 360 गुणा 2 पाई r, तो यहाँ थीटा को और r को रिप्लेस करना है, तो थीटा की जगह क्या बता रहा है कि r लेना है, और r की जगह लेना है k लेना है, तो ये आंसर अपना हो गया। तो आपको ध्यान रखना है वृत्त के चतुर्थांश के त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा, वृत्त के चतुर्थांश में त्रिज्यखंड का जो कोण कितना होगा, चतुर्थांश वृत्त का 4 हिस्सा करते हैं तो पूरे में वृत्त में 360 डिग्री कोण बनता है, तो 4 का भाग दें, 4 हिस्से करेंगे तो कितने कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, चतुर्थांश, एक चतुर्थांश का कोण हो जाएगा 90 डिग्री का, ये ध्यान रखना है। 10 ताड़ियों वाली एक छतरी की 2 ताड़ियों के मध्य का त्रिज्यखंड कोण क्या होगा, तो अगर छतरी बना रखी है
और उसमें 10 ताड़ियां दे रखी हैं, तो दो ताड़ियों के बीच का अगर हमें कोण ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, तो उन 10 ताड़ियों का भाग दे देंगे, तो दो ताड़ियों के बीच का कोण आ जाएगा। तो कितना हो गया, 360 टोटल था और उसने 10 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 36 डिग्री आ जाएगा। अब यहां देखिए घड़ी वाले प्रश्न से भी कुछ प्रश्न बन सकते हैं कि एक घड़ी में मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित किए गए त्रिज्यखंड के कोण का मान होगा। तो हम जानते हैं 1 मिनट की सुई है, 5 मिनट में 1 से 5 तक चली जाती है, तो 1 मिनट है तो 1 से 5 तक जाती है तो 30 डिग्री का कोण बनता है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनता है, 6 डिग्री का। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का कोण। और फिर 5 से 10 जाएगी तो 30 डिग्री का, और यानी जब मिनट की सुई 12 से लेकर 2 तक आ जाएगी तो 60 डिग्री कोण बन जाती है। इसी प्रकार मिनट की सुई 12 से लेकर 3 तक जाती है तो पूरा समकोण बनता है 90 डिग्री का, तो वहां 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। इसी प्रकार एक घंटे, घड़ी में 1 घंटे की सुई द्वारा, तो घड़ी में 1 घंटे की सुई है वो 2 घंटों में कितने कोण का रचित करेगी, तो घंटे की सुई 1 घंटे में 12 से 1 तक पहुंचती है यानी 30 डिग्री का कोण, और फिर 2 घंटों में 2 तक पहुंचेगी तो मतलब 30 और 30 कितने हो गए, 60 डिग्री का कोण हो गया। यानी 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है घंटे की सुई, तो 2 घंटों में कितना हो गया, 60, 3 घंटों में 90, 4 घंटों में 120। अब यहाँ देखिए कि छोटा सा प्रश्न आप यहाँ से आएगा तो वो आपको ध्यान रखना है कि छोटा सा प्रश्न दे देगा, उसमें आपको कैसे करना है। त्रिज्यखंड के चाप की जो लंबाई है वो ज्ञात कीजिए। यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और अंतरित कोण कितना है, केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है, तो पहले हमें चाप की लंबाई का सूत्र लिखेंगे, थीटा बटा 360 गुणा 2 पाई आर। यहाँ त्रिज्यखंड पूछा है कौन सा, लघु है या दीर्घ है, ये नहीं कहा, तो हमें लघु मानना है, ये स्पष्ट रूप से याद ध्यान रखे। अगर त्रिज्यखंड के आगे लघु या दीर्घ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो लघु का ही पूछा है। तो दूसरा हमने थीटा का मान 90 रख लिया गुणा 2 पाई आर, और आर का पाई का मान 22/7। जब तक नहीं दिया गया हो कि पाई का मान 3.14 लिया जाए तब तक हमें पाई का मान 22/7 ही लेना है, और इसको हम सरल करेंगे, आंसर अपना आ गया 11। तो इस प्रकार आंसर हम निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन और देखिए आप कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना है, 60 डिग्री का, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, यहाँ पर भी त्रिज्यखंड पूछा नहीं है कि लघु है या दीर्घ है, तो हमें लघु मानना है। और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हुआ, थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ये सूत्र आपको याद रखना है और इसमें इसके मान रखेंगे, सरल करेंगे, यहाँ 308/3 आंसर आ गया। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर वृत्तखंड प्रश्न पूछा है, जो बड़ा वाला प्रश्न आएगा उसमें, तो आपको ये ध्यान रखना है वृत्तखंड का, जो लघु वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल, केवल वृत्तखंड लिखा है तो इसका मतलब लघु वृत्तखंड का ही पूछा हुआ है, और लघु और दीर्घ दीर्घ का है तब हमें उसके हिसाब से काम करना है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, कि जो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है उसमें से घटाना है किसको, त्रिभुज के क्षेत्रफल को, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये आपको सूत्र याद रखना है और उसमें वैल्यू पुटअप करनी है। और दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो और उसमें क्या हो, उसमें है ये जुड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये जुड़ेगा, ये ध्यान रखना है। और अगर ऐसे प्रश्न आ जाए तो उसमें हमें सूत्र लिखना है, चाहे लघु वृत्तखंड का लिखो, दीर्घवृत्तखंड का लिखो, या लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए या दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए, हमें सूत्र लिखना ही है। हमें अगर वो प्रश्न नहीं आता है तो हमें सूत्र लिखना है, अगर हमें आता है तो हमें सूत्र लिख रहे हैं उसको सोल्व करेंगे, और नहीं आता है तो हमको सूत्र लिखते ही आपको आधा अंक मिल जाएगा, ये आप ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन देखिए कि वृत्तखंड में जीवा के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने पर बने त्रिभुज का प्रकार होगा। ये एक वृत्त खंड है, उसमें एक जीवा डाली हुई है और यहाँ ये केंद्र है। इस जीवा के दोनों सिरों को अगर हम केंद्र से मिला दें तो ये जो त्रिभुज बनाए वो त्रिभुज कैसा होता है, ये त्रिभुज, ये दोनों भुजाएं क्या है, ये त्रिज्या है, तो दोनों भुजाएं त्रिज्या यानी समान है, तो दो भुजाएं समान है त्रिभुज में, तो ऐसा त्रिभुज क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर संख्या 12 वृत्तों के से संबंधित क्षेत्रफल कंप्लीट हो गया। उसमें आपको केवल सूत्र याद रखने हैं और सूत्र पर आधारित काम करने हैं। 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ वाला आएगा 1 अंक का, 1 नंबर का आएगा, यहां से हम देखेंगे 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, वहां पर भी सूत्र आएगा,
तो वो सूत्र आधारित लिखना है। दो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे छोटे छोटे एक एक नंबर के, वहां पर भी आपको सूत्र आधारित प्रश्न करने हैं। और एक जो लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा उसमें आपको सूत्र लिखना है और आंसर निकालने हैं। तो ये से प्रश्न है, आपको आप इनको ध्यान रखना है, बड़ी आसानी से सावधानी से करना है और काफी इजी प्रश्नावली है ये। आप अगर मेरा इस वीडियो से संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित अगर पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जाकर उसमें सर्च कर सकते हैं। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का जो अभी हमने जनवरी में डाला था, काफी अच्छा कंटेंट दिया हुआ है और आपके जो सारे जो जिज्ञासाओं को वो शांत करेगा, दूर करेगा। आप देखिएगा उसे तो निश्चित रूप से आपको काफी फायदा मिलेगा। आगे देखिए, अगली जो हम प्रश्नावली लेके चल रहे हैं, चैप्टर संख्या 12। यहां देखिए अध्याय संख्या 12 पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। ये भी काफी अच्छी प्रश्नावली है, सूत्र आधारित प्रश्नावली है। यहाँ पर भी आपको सूत्र आधारित देखना है। यहाँ एक अंक वाला प्रश्न आएगा, वो कौन कौन से आएंगे? दो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, यानी एबीसीडी वाले मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज आएंगे, वो 2 अंक के होंगे। और एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा जो 4 अंक का होगा और उसमें सूत्र लिखने पर 1 अंक मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ जो निबंधात्मक प्रश्न आएगा 4 नंबर वाला, उसमें हम सूत्र लिखेंगे तो 1 अंक मिलेगा। तो इस प्रश्नावली से भी सूत्र आपको याद रखने हैं। 2 सूत्र आधारित प्रश्न होंगे, हम 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं सूत्र लिखकर। तो हम देखें ठोस आकृतियां, उनका क्षेत्रफल का सूत्र क्या क्या है कि सबसे पहले हम घन का क्षेत्रफल देखें तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 भुजा स्क्वायर। तो घन का क्षेत्रफल क्या हुआ? 6 भुजा स्क्वायर, क्योंकि उसकी 6 साइड होती है, 6 साइड है वो वर्ग के समान होती हैं, वर्ग के आकार की होती हैं। और एक वर्ग का एक साइड का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो इसमें 6 साइड है तो 6 भुजा स्क्वायर। इसी प्रकार घनाभ का क्षेत्रफल क्या हुआ? 2 गुना कोष्टक लेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई और चौड़ाई गुना ऊंचाई और ऊंचाई गुना लंबाई। तो यहाँ लंबाई लिखेंगे और चौड़ाई लिखेंगे और ऊंचाई लिखेंगे, इन दोनों का गुणा। देखो पहले लंबाई को चौड़ाई से गुणा करना है, फिर चौड़ाई को ऊंचाई से गुणा करना है और फिर लास्ट में ऊंचाई को लंबाई से गुणा करना है। उन तीनों को जोड़कर फिर बाहर 2 से गुणा कर देंगे। तो ये घनाभ का क्षेत्रफल हो गया। इसमें भी 6 फलक होते हैं। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो बेलन होता है पाइप, आपने देखा होगा ये बेलन, इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो कितना हुआ? वो होता है 2 पाई आर एच। और अगर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो उसके नीचे वाले 2 पेंदे, ये एक मान लो कि डब्बा है और अगर डब्बा दोनों ये पाइप है तो वो केवल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि पाइप दोनों ओर से खुला होता है। और मान लो ये डब्बा है तो डब्बा दोनों ओर से बंद होता है, तो दोनों ओर जो वृत्ताकार पृष्ठ और आगे, तो एक वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 वृत्ताकार पृष्ठ का कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ प्रश्न में है वो होशियार की भी कर सकता है कि एक डब्बा जो ऊपर से खुला है, तो ऊपर से खुला है इसका मतलब है कि एक वृत्ताकार पृष्ठ है, दूसरा वृत्ताकार पृष्ठ नहीं है, तो वहां केवल 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर होगा। और दोनों ओर से बंद है तो ये 2 पाई आर स्क्वायर होगा, और दोनों ओर से खुला है तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हट जाएगा, केवल 2 पाई आर एच रहेगा। तो इस प्रकार हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। शंकु वाला देखिए, शंकु के जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। और एल क्या है? ये ऊंचाई और त्रिज्या के वर्गों के योग का वर्गमूल है, यानी एल ये कर्ण है। अगर समकोण त्रिभुज की बात करें तो वो एक कर्ण हो गया। तिर्यक लंबाई, तो ये तिर्यक लंबाई है, ऊंचाई और त्रिज्या के वर्गों के योग का वर्गमूल होता है। और शंकु ये तो पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया पाई आर एल, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। क्योंकि शंकु में क्या होता है? एक जो पृष्ठ होता है वो कैसा होता है? वृत्ताकार पृष्ठ होता है। ये जो पृष्ठ वृत्ताकार है, अगर ये बंद है, अगर बंद है ये, तो ये इसका हमें क्षेत्रफल जोड़ना होगा। अगर ये खुला है, जैसे आपकी ये सॉफ्टी आती है तो सॉफ्टी में ये ऊपर से खुला होता है, ठीक है, तो ये हो गया। और उसके ऊपर अगर मान लो एक गोला रख दें तो वो अलग बात है, परंतु जब तक सॉफ्टी खुली है तब तो वो क्या होगा? उसका ये केवल वक्र पृष्ठ का यही क्षेत्रफल आएगा, पाई आर एल होगा। ये खुला होगा और ये डब्बा बंद हो गया। जैसे मान लिया आपके पास आइसक्रीम लेके आते हो, आइसक्रीम कौन, तो उसमें ये भी क्या होता है? बंद होता है। तो वक्र पृष्ठ क्या होगा? पाई आर एल और ये पाई आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर क्या होगा? पाई आर एल प्लस आर। ये ध्यान रखना आपको।
गोले का अगर हम बात करें कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हुआ, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आपको विशेष ध्यान रखना है। और अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा, अर्ध गोले का क्या होगा, गोले का आधा अर्ध गोला, और वक्र पृष्ठ पूछा है तो वक्र पृष्ठ आधा ही होगा। तो वक्र पृष्ठ कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर का आधा 2 पाई आर स्क्वायर। और अर्ध गोले का अगर हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें तो अर्ध गोला काटते ही यहाँ पर एक क्या बन जाएगा, ये वृत्त का और सिरा आ जाएगा, ये वृत्ताकार पृष्ठ और आ जाएगा, और इसका क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर। और तो 2 पाई आर स्क्वायर ये वक्र पृष्ठ का और 1 पाई आर स्क्वायर है वृत्ताकार पृष्ठ का, तो कितने हो गए, 3 पाई आर स्क्वायर। तो अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्ध गोले का केवल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, यहां से सीधा ही प्रश्न आने वाला है एक परीक्षा में। आयतन की बात करें तो घन का आयतन देखिए क्या होगा, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, भुजा को 3 बार लिखा गया है। घनाभ का आयतन देखिए क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, घनाभ की जो तीनों भुजाएं उनको गुणा कर लीजिए तो घनाभ का आयतन आ जाएगा। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये ध्यान रखना है, बेलन का आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का आयतन का क्या हुआ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये प्रश्न परीक्षा में आता है कि अगर समान लंबाई और त्रिज्या के बेलन और शंकु हैं तो उनके जो आयतनों का अनुपात कितना होगा, उनके आयतनों का अनुपात होगा 3:1। आगे ये प्रश्न आएगा तो बेलन का पहले पूछा है तो बेलन का 3 होगा और शंकु का 1। अगर उल्टा पूछे शंकु और बेलन का क्या होगा, तो पहले शंकु का पूछा है तो शंकु का 1 और बेलन का कितना है 3। तो बेलन का जो समान त्रिज्या और ऊंचाई वाली जो अगर बेलन और शंकु है तो एक बेलन है शंकु के का 3 गुना होता है। तो यहां देखिए शंकु का जो आयतन है वो क्या है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 गुना बेलन का आयतन, यानी बेलन के आयतन में 3 का भाग दे दो, कब, जब दोनों की त्रिज्या और ऊंचाई क्या हो, समान हो। गोले का आयतन देखिए, गोले का आयतन सीधा सूत्र याद रखना है 4/3 पाई आर क्यूब। अर्ध गोले का आयतन देखिए क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ गोले के आयतन का आधा कर देंगे अर्ध गोले का आयतन आ जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। अगर आप अर्ध गोले का आयतन दे रखा है 100 सेंटीमीटर क्यूब तो अर्ध गोले का आयतन कितना होगा 50 सेंटीमीटर क्यूब। बेलन का समान त्रिज्या और ऊंचाई का अगर बेलन और ये शंकु दे रखा है और क्या बेलन का जो आयतन है 300 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है तो शंकु का कितना होगा, तो 3 का भाग दे देंगे 100 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा प्रश्न भी परीक्षा में आएगा। तो यहां से देखिए कुछ छोटे वाले प्रश्न बनते हैं, ये सूत्र आधारित प्रश्न, सूत्र यहाँ से एक प्रश्न आएगा तो आपको सारे सूत्र याद रखने हैं। अब हम देखेंगे कि जो छोटे 1 अंक वाले प्रश्न आएगा, एक अति लघुत्रात्मक में, उसमें कौन कौन से प्रश्न आएंगे, कैसे आएंगे। जैसे आगे 5 सेंटीमीटर वाले 2 घनों को जोड़ दें तो बने घनाभ की लंबाई क्या होगी, कि 2 घनाभ जोड़ दिए हमने, घन जोड़ दिए, ये इनकी एक 5 है तो दूसरा और जोड़ दिया, इसको जोड़कर 1 बना दिया तो इसकी भी 5 होगी, तो ये लंबाई कितनी होगी टोटल 5 और 5 ये 10। चौड़ाई और ऊंचाई तो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई चेंज हो जाएगी। 2 घनों को जोड़ने पर है जो घना बना उसकी लंबाई है वो एक चेंज हुई, एक भुजा चेंज हो जाती है। 2 घनों के संयोजन से बने घनाभ का आयतन होगा यदि प्रत्येक घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है, तो दोनों घन, इसका भी 27 है उसका भी 27 है, तो जो घनाभ बनेगा तो वो भी एक बड़ा ही आयतन बनेगा दोनों को। तो आयतन में है दोनों मिक्स हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, तो दोनों आयतनों को जोड़ देंगे या 2 से गुणा कर देंगे, सेम है तो 2 से गुणा कर देंगे, और अलग अलग है तो दोनों को जोड़ देंगे। तो एक घन का आयतन 27 है तो 2 घनों का आयतन कितना हो जाएगा, 27 दूना 54, वो एक घनाभ हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। छोटा प्रश्न 1 नंबर का आने वाला है। यहाँ से यहाँ देखिए एक प्रश्न, एक अर्ध गोले का आयतन कितना है 50 मीटर क्यूब है अर्ध गोले का आयतन, जिस पर समान त्रिज्या का एक शंकु अध्यारोपित है, यानी उस त्रिज्या की जो गोले की त्रिज्या है उतनी त्रिज्या कितनी है शंकु की, और जिसका आयतन कितना है 75 सेंटीमीटर क्यूब। तो कुल आयतन कितना होगा, तो शंकु का और गोले का आयतन सेम है, तो सॉरी त्रिज्या सेम है, तो एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, अध्यारोपित करेंगे गोले के ऊपर। ये अर्ध गोला था, उसके ऊपर हमने शंकु लगा दिया, तो जो आयतन कितना हो, इसका 75 और इस नीचे वाले का
50, तो 75 50 कितने हो गए 125। ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो हमें चित्र बना के है अब समझना है, चाहे रफ में ही बनाओ चित्र। एक बेलनाकार गिलास जिसका आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसके पेंदे में एक समान त्रिज्या का उभरा हुआ गोला जिसका आयतन 40 सेंटीमीटर क्यूब है तो रख दिया जाए, तो पात्र की धारिता क्या होगी। मान लो ये गिलास है और उस गिलास में अंदर उभरा हुआ गोला रख दें, तो ये आयतन क्या करेगा, कम कर देगा। तो इस गोले का जो आयतन था वो कितना था 40 और इसका कितना था 125। तो 125 में से ये 40 कम कर देंगे क्योंकि ये उभरा हुआ भाग है, कम करेगा, ठीक है ना। अगर ये नीचे उल्टा लगा होता तो दोनों जुड़ जाते। उभरा हुआ भाग लगा हुआ है और अंदर की ओर से कम कर रहा है, तो हमें क्या करना है, कम करना है। एक ठोस अर्धगोला एक शंकु पर खड़ा है जिसकी त्रिज्या क्या है, समान है और 1 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई भी उसकी त्रिज्या के समान है, तो ठोस का आयतन क्या होगा। तो वो अर्धगोला और शंकु दोनों का हमने सूत्र लिख लिया और दोनों में हमने देखा कि त्रिज्या क्या है, बराबर है और वो कितनी है, 1 1 है, तो त्रिज्या भी 1 है और दोनों की त्रिज्या 1 1 लिया और ऊंचाई भी क्या है, त्रिज्या के बराबर 1 है, तो सारे 1 1 हो गए। तो हमने इसको सरल किया तो ये 2 पाई बटा 3 और ये पाई बटा 3, तो कितना हो गया 3 पाई बटा 3 और 3 पाई में 3 पाई का 3 का मान गया, आंसर कितना रह गया, केवल पाई रह गया। ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है 1 नंबर की दृष्टि से। एक बेलन और शंकु का आधार और ऊंचाई समान है, आधार मतलब त्रिज्या समान है, और तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो बेलन का देखो आयतन बटा शंकु का आयतन कितना हुआ, तो बेलन का आयतन का सूत्र लिख दिया बटा शंकु का आयतन का सूत्र लिख दिया। त्रिज्या समान है तो हमने इस आर को और एच को छेड़ा नहीं, सेम टू सेम लिख दिया और ये हम देखेंगे ये सारा कट गया। तो क्या बच गया, 1 ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया 1 बटा 3 और नीचे वाला बटा ऊपर जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो कितना हो गया 3 बटा 1, यानी बेलन का आयतन 3 और शंकु का आयतन क्या होगा 1, तो बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात क्या हो गया 3:1। अगर शंकु का पहले पूछा हुआ है तो शंकु का ऊपर लिखेंगे और बेलन का नीचे, तो 1:3 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। देखिए 1 नंबर का प्रश्न और, यदि एक बेलन का आयतन 300, बेलन का आयतन कितना है 300 मीटर क्यूब है, तो समान आधार और ऊंचाई वाले शंकु का आयतन कितना होगा। तो बेलन का आयतन का अगर आधार और ऊंचाई समान है बेलन और शंकु की, तो शंकु है बेलन का 1/3 होता है, तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 गुना बेलन का आयतन, तो 300 में 3 का भाग दिया, आंसर आ गया 100। इसी प्रकार एक प्रश्न और देखिए, समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले एक बेलन का आयतन क्या होगा। यदि शंकु का आयतन दे रखा है तो शंकु का आयतन दे रखा है तो शंकु का आयतन का 3 गुना होता है बेलन वाला, तो उसको 3 से गुणा कर देंगे, तो ये 3.5 3 को गुणा कर दिया 150 से 450, 450 मीटर क्यूब हो गया। एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 400 है, तो अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है 400, तो अर्ध गोले का कितना होगा, तो अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, अर्ध गोले का होता है 3 पाई आर स्क्वायर, तो पहले हम 1 पाई आर स्क्वायर निकालेंगे, तो 4 पाई आर स्क्वायर का मान है 400, तो 1 पाई आर स्क्वायर का मान हो गया 100 और वो 3 पाई आर स्क्वायर का मान कितना हो गया 300, हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बटा 4, तो 1 पाई आर स्क्वायर का मान आ गया, और फिर अर्ध गोले का 3 होता है, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 होता है, तो 3 पाई आर स्क्वायर, तो जो 1 पाई आर स्क्वायर का जो वैल्यू आया उसको हमने 3 से गुणा कर लिया, आंसर अपना 300 आ गया। 4 अंक वाला प्रश्न, महत्वपूर्ण बात, 4 अंक वाला जो प्रश्न है उससे संबंध आकृति से के आयतन या क्षेत्रफल का सूत्र लिखने पर हमें 1 अंक मिलेगा। यहाँ संयोजन वाली होगी कि 2 आकृतियों को जोड़ दिया, कि बेलन है उसके साथ में गोला जोड़ दिया, या बेलन के साथ में शंकु जोड़ दें, या गोले के साथ में शंकु जोड़ दें, या बेलन के ऊपर है या घनाभ के ऊपर गोला रख दें, या घन के ऊपर गोला रख दें। तो इस प्रकार के जो आयतन होंगे तो उनमें संयोजन के सूत्र होंगे। तो जो जिन जिन आकृतियों के आयतन की बात की गई है
संयोजन की बात की है, उनके आयतन के सूत्र लिखना है। अगर क्षेत्रफल वाला है तो उनके क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है, तो वहां से हमें एक अंक मिलेगा। एक, दो या दो से अधिक के जो आकृतियां होगी उन दोनों के सूत्र लिखने हैं, आपको ये ध्यान रखना है, दो सूत्र हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये हमने इस वीडियो में जो कि काफी लंबा हो रहा है, चलो हम एक और अध्याय ले लेते हैं, अध्याय संख्या 13 सांख्यिकी को भी इसी में ले लेते हैं। तो ये भी काफी अच्छा चैप्टर है। हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। तो हम देखें यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 2 और उनका अंक बार 2 होगा, यानी 2 प्रश्न आने वाले हैं एमसीक्यूज, और एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा, वो भी दो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, वो भी 2 अंक के होंगे, यानी एक एक नंबर के 4 प्रश्न हो गए। लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा 1 2 नंबर का, तो उसमें हमें सूत्र लिखने पर आधा अंक मिलेगा। और एक दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न आएगा 3 नंबर का, इसमें भी अथवा में आएगा, और यहाँ हमें सूत्र लिखने पर 1 अंक मिलेगा। और निबंधात्मक प्रश्न में भी है, हम एक 4 नंबर का प्रश्न आएगा, वो भी अथवा में होगा, और वहां पर भी सूत्र लिखने पर 1 अंक मिलेगा। तो यहाँ से एक अंक प्राप्त करने वहां बड़ा ही आसान है काम है, और काफी ज्यादा 6.5 अंक है, हम सूत्र के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं, छोटे छोटे प्रश्नों के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। टोटल ये 13 नंबर की प्रश्नावली है। तो आप यहाँ देखिए कि कौन कौन से किस प्रकार के प्रश्न बनने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ माध्य पूछा गया है कि आंकड़ों का माध्य कितना होगा। तो माध्य कितना होता है, माध्य क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, ये सूत्र है सिग्मा xi बटा n, यानी जितने भी आंकड़े दे रखे हैं उनका योग बटा उनकी संख्या। तो ये सूत्र आपको याद रखना है, और सूत्र भी पूछ सकते हैं और ये सब प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अगर प्रश्न आए तो इसको इस प्रकार सॉल्यूशन करना है, और सूत्र आए तो ये सूत्र हो गया। तो सभी अंकों को जोड़ा और 5 का भाग दिया, तो उत्तर कितना गया 7। तो इसका माध्य कितना हो गया 7। खुले आंकड़ों का माध्य क्या होना, खुले आंकड़ों को जोड़ो और उनकी संख्या का भाग दे दीजिए। यहां से एक प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, माध्य देख रहे गायब संख्या को पूछ सकता है कि 12 7 9 के और 8 का माध्य कितना है, 8 है, तो के का मान क्या होगा। तो इनका माध्य दे रखा है 8, तो माध्य का सूत्र हमने लिख दिया 8 बराबर है इनका योग बटा इनकी संख्या कितनी है 5। हम 3 गुणा करेंगे तो ये जो इनका योग आया 36 प्लस के वो इधर आ गया, सबसे पहले लिख देंगे, और 5 को 8 से गुणा किया 40, और ये 36 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। एक है जो बंटन विधि है जिसमें सामान्य बंटन होता है, ए वर्गीकृत बंटन जिसमें सीधे आंकड़े दे रखे हैं इस प्रकार का। तो यहाँ पर जो माध्य का जो विधि काम लेते हैं वो होती है प्रत्यक्ष विधि। तो उसमें कैसे काम करेंगे, उसमें क्या करेंगे, उसमें सीधा अंक बार लिखेंगे और बारंबारता लिखेंगे, आड़ी टेबल को खड़ी कर लेंगे, फिर हमें एक नया टेबल बनाएंगे एफ आई एक्स आई, जो इसमें क्रम से इनको आपस में गुणा करेंगे, एक्स को एफ से गुणा कर देंगे, जाएंगे जाते हमने पास अपने पास लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में यहाँ बारंबारता का हमें योग करना है जिसको हम सिग्मा एफ आई कहते हैं, और उधर इनका भी योग करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, इनका योग करेंगे। ये प्रत्यक्ष विधि है, इस विधि को क्या कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। इस प्रत्यक्ष विधि से भी है माध्य निकालना आता है, 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है, 1 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सावचेत रहना है। और प्रत्यक्ष विधि के माध्य का सूत्र क्या है, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ये सूत्र है प्रत्यक्ष विधि से माध्य का। तो आपने देखा था कि सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया 146 और सिग्मा एफ आई कितना है 20, तो भाग दिया कितना गया 7.3। तो इस प्रकार ऐसे प्रश्न भी हम आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, सूत्र भी आपको याद रखना है। आपके पास अगर बंटन आ जाए बारंबारता बंटन, तो उससे कैसे माध्य निकालेंगे। तो बंटन देखिए इस प्रकार का बंटन दे रखा है, तो हमें क्या करना है, इस बंटन को खड़ा करना है। खड़ा करके हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें वर्ग अंतराल वाला लिखना है, फिर उसके बाद बारंबारता लिखनी है, फिर मध्यमान x जिसको हम वर्ग चिन्ह भी कहते हैं। तो ये क्या होता है कि इन दोनों जो सीमाएं हैं, ऊपरी सीमा ये निम्न सीमा और ये ऊपरी सीमा, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दीजिए, और फिर हम देखें इनमें भी कितने कितने का अंतर है, 15-15 का अंतर है, तो 15-15 का अंतर हमने सबको जोड़ दिया। और फिर सबसे पहले हम क्या मानेंगे, कल्पित माध्य मानेंगे, जो बीच वाला होगा, बीच में नहीं है तो जो बीच में आ रहे हैं 2 उनका ऊपर वाला ले लीजिए, जैसे यहाँ 2 ऊपर रह गए और 2 नीचे रह गए और बीच में 2 आ गए, तो हमने इसमें से क्या ऊपर वाले को हमने कल्पित माध्य मान लिया। तो ये कल्पित माध्य मान लिया हमने, a बराबर 47.5। अब उसके आगे हमने 0 0 लिख दिया, ये दोनों में हमने 0 0 रख दिया।
अब गिनती शुरू करेंगे, माइनस में ऊपर की तरफ और नीचे प्लस की तरफ में, -1 -2 ये आ गया यू आई, और यहां से नीचे 1 और 2 3 ये हो गया यू आई, और इसको एफ आई को एफ को यू आई से गुणा कर देंगे, तो एफ को यू से गुणा करेंगे -3, 3 को -1 से गुणा किया -3, -4 -3 ये तो 0 आ ही गया, 6 को 1 से गुणा किया 6, 6 को 2 से गुणा किया 12, 6 को 3 से गुणा किया 18। इस प्रकार हम देखेंगे यहाँ माइनस वाले तो हो गए 7 और इधर वाले प्लस वाले कितने हो गए 36, तो 36 में से देखो माइनस का 7 कम हो गया तो कितने बच गए 29, तो सिग्मा एफ आई यू आई आ गया। तो कल्पित माध्य से अगर हम ये ज्ञात कर रहे हैं, पग विचलन विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें ये सूत्र क्या होगा, ये रहा हमारा सूत्र, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुणा एच। अगर हम ये विचलन विधि ही काम लेते, डी लेते, केवल ये यू नहीं लेकर डी लेते, तो यहाँ सिग्मा एफ आई डी आई हो जाता और बटा सिग्मा एफ आई होता, और यहाँ एच गुणा में नहीं होता। यू लेंगे, यू वाला काम लेंगे तो एच गुणा में लेना है, अन्यथा एच गुणा में काम है, डी वाले में एच नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। और परीक्षा में हमेशा यू आई वाला ही काम ले, क्योंकि ये काफी इजी है, इसमें संख्याएं छोटी हो जाती हैं, प्रश्न आसान सरल हो जाता है, और इसको हम सरल करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। तो सरल स्टेप बाय स्टेप करना है, माध्य कल्पित माध्य लिखा जाना है। यहाँ जो इसको पहले सरल करेंगे, गुणा करेंगे, और गुणा करके हमने इसको भाग निकाल करे, फिर लास्ट में इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न में जो बड़ा प्रश्न अगर आ जाता है 4 अंक का या 3 अंक का, तो वहां सूत्र लिखने का भी हमें 1 अंक मिलेगा, ये चीज भी आप ध्यान रखिए। ये टेबल बनाने का भी 1 अंक है, और सरल करने का 1 अंक है, वैल्यू बताने का, कल्पित माध्य वैल्यू बताने का भी आधा अंक है, और आंसर निकालने का आधा अंक है। इस प्रकार 3 अंक या 4 अंक का प्रश्न प्रोसेस पूरा हो जाता है। हम देखें कोई परास, देखें परास क्या होती है, या परिसर क्या होता है, वर्ग क्या होता है। जैसे हमने पास हमारे ये दे रखे, ये कोई परास वर्ग दे रखा है कि 20 से 30 या 40 से 50, 100 से 150, तो जो पहला मान होता है जैसे ये 20 है, ये निम्न सीमा है, और दूसरा मान है ये 30, ये क्या ऊपरी सीमा है, निम्न सीमा ऊपरी सीमा, निम्न सीमा ऊपरी सीमा, निम्न सीमा ऊपरी सीमा। तो कोई भी परास में निम्न सीमा ऊपरी सीमा पूछे तो आपको बताना जो पहला वाला मान है वो निम्न सीमा, दूसरा मान है ऊपरी सीमा है, और उसकी परास परिसर पूछे तो वो कितना होगा, ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा घटा दीजिए, ठीक है, ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा घटा दीजिए। यदि खुले आंकड़े दे रखे हैं तो सबसे बड़े मान में से सबसे छोटा वाला मान घटा देंगे तो उसका परास आ जाएगा, ठीक है। अगर वर्गीकृत बंटन भी दे रखा है तो सबसे बड़ी जो ऊपरी सीमा है उसमें से सबसे छोटी निम्न सीमा घटा देंगे तो पूरे बंटन की आ जाएगी। अगर केवल एक ही पूछी हुई है, जैसे इसकी केवल इस वर्ग की परास पूछी हुई है, तो उस वर्ग में ऊपरी में से निम्न सीमा घटा देंगे, और पूरे बंटन की पूछी होती है तो पूरे बंटन में सबसे बड़ी ऊपरी वाली जो सीमा होती है उसमें से सबसे छोटी वाली सीमा को घटाना है। यहां से और देखिए, यहाँ देखिए वर्ग की निम्न सीमा होगी तो निम्न सीमा कितनी है 100, और यहाँ वर्ग का मध्यमान या वर्ग चिन्ह क्या होगा, वर्ग चिन्ह हम x निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, ये दोनों को जोड़कर क्या करते हैं 2 का भाग दे देते हैं, बीच वाला मान मध्यमान या वर्ग चिन्ह जो हम माध्य में निकालते हैं, तो ये हो गया दोनों का 5 और 20 15 20 हो गया, और 20 में 2 का भाग गया 10, यानी 5 और 10 के बीच का मान कितना है 10 है, 5 और 15 के बीच का मान 10। बहुलक, यहां से देखिए बहुलक क्या होता है, बहुलक भी काफी अच्छा प्रश्न है। बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा बार आता है, तो मान लो खुले आंकड़े दिए हुए हैं, दोनों खुले आंकड़ों में हमें देखना है कि जो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो उसका तरीका क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, उसको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर लास्ट में सबसे बड़ा। अब इसमें कौन कितनी बार आया, देखिए 1 एक बार आया, 2 एक बार आया, 3 एक बार आया, 4 भी एक बार आया, 5 6 ये भी एक बार आए, 7 कितनी बार 2 बार आया, 8 एक बार आया, 9 भी एक बार आया। तो जो सबसे ज्यादा बार आने वाला प्रेक्षण कौन है 7, तो वो क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। जो प्रेक्षण सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। और बहुलक के मान 2 भी हो सकते हैं, एक प्रश्न में 2 बहुलक हो सकते हैं, दोनों अगर बराबर आए हुए हैं, मान लो ये 7 एक या 8 और होता तो यहाँ देखिए 8 2 बार हो जाता, तो 7 भी बहुलक है 8 भी बहुलक है, तो इस प्रकार 2 बहुलक भी हो सकते थे। कोई बंटन दे रखा है तो उसमें हमें देखना है क्या करना है,
एक सीधा बंटन दे रखा है, जैसे प्रत्येक विधि में ज्ञात करते हैं माध्य, वैसा बंटन दे रखा है। तो उसमें भी हमें देखना है कि सबसे ज्यादा बारंबारता ये एफ दे रखा है, एफ बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी है, ये 5 3 2 7, ये 7 बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो सर्वाधिक बारंबारता क्या है, 7, और सर्वाधिक बारंबारता 7 किसकी है, किसकी है, 14 की। तो 14 की बारंबारता 7 है, सबसे ज्यादा है। तो बहुलक क्या हो गया, वो 14 हो जाएगा। बारंबारता प्रश्न नहीं होगा, उत्तर नहीं होगा, बारंबारता किसकी ज्यादा है, वो बहुलक होगा। तो यहाँ 14 की बारंबारता है 7, वो सबसे ज्यादा है, इसलिए 14 बहुलक होगा। बहुलक का सूत्र है, वो परीक्षा में प्रश्न आ सकता है 1 नंबर का, तो उसको आपको ध्यान देना है। तो बहुलक का प्रश्न लेके एल बराबर प्लस एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। सूत्र को रट लीजिए, याद कर लीजिए, लिख कर याद कीजिए। परीक्षा में बहुलक का एक प्रश्न आएगा, उसमें आपको सूत्र लिखना है और आंसर 1 नंबर आपको 1 नंबर पक्का मिल जाएगा। माध्य का सूत्र याद कर लीजिए और परीक्षा में प्रश्न पक्का आएगा, 1 नंबर आ जाएगा। और कुछ नहीं आता तो 1 नंबर तो आएगा। माध्य का सूत्र याद कर लीजिए, एक प्रश्न आएगा आप लिखेंगे, 1 नंबर मिल जाएगा। 3 नंबर तो 3 सूत्रों से जाओगे। तो आपको ये सूत्र है बिल्कुल लिख लिख के याद करना है। अगर यहाँ देखिए एक बंटन दे रखा है, उसका बहुलक याद करना है, तो कैसे याद करेंगे, ये बंटन दे रखा है, सीधा हमने बंटन लिख दिया। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या करनी है कि हमें देखना है सर्वाधिक बारंबारता किसकी है। तो सर्वाधिक बारंबारता ये 23 किसकी है, ये इस वर्ग की है। तो हम बताएंगे सर्वाधिक बारंबारता 23, और ये कौन से वर्ग की है, वो इस वर्ग की है 35 से 45 को, वो तो वो वर्ग क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। उसको हम वर्ग को लिखेंगे, तो बहुलक वर्ग बराबर क्या हो गया, 35 से 45। और यहां से हम देखेंगे F1 F0 F2 इसका मान लिखेंगे। तो F1 जो 23 है सर्वाधिक बारंबारता, वो तो F1 होगी, उससे पहले वाले वर्ग की F0 हो जाएगी, उससे बाद वाले वर्ग की F2 हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। और मान लो यहाँ F1 यहाँ होता तो इधर F0 है ही नहीं, तो F0 नहीं है तो F0 का मान 0 ही होता। और अगर यहाँ F1 लास्ट में होता तो F2 का मान होता ही नहीं, होता नहीं, इसका मतलब क्या होता, 0 होता। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। और यहां से हम देखेंगे H का मान, जो बहुलक वर्ग था ये इसका जो वर्ग अंतराल देखिए H वो कितना है, 45 में से 35 गया कितना, 10 का। और L इसकी निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ये रही 35। तो ये इसके मान हम रखेंगे, सूत्र लिखेंगे और मान रख के सरल करेंगे। पहले इस कोष्टक वाले को सरल करेंगे और फिर इसको गुणा करेंगे। तो F1 माइनस F0 ये घटा गया, 23 में से 21 गया 2, और फिर इनको क्या करेंगे, 2 गुणा F1, इसको पहले गुणा कर लेंगे तो ये 46 आ गया। और फिर ये 2 माइनस के 2 है, 2 माइनस दोनों को जोड़ लेंगे तो माइनस का 35 हो गया। और अब घटाएंगे, और घटाने के बाद फिर हम इसको कहेंगे H से गुणा, 10 से गुणा किएगा। तो 2 को 10 से गुणा कर दिया 20, और घट गया कितना रह गया नीचे 11। अब 20 में 11 का भाग देंगे, जो आएगा वो अंश बाद में लास्ट में जोड़ेंगे। माध्यक वाला देखें, माध्यक देखिए, माध्यक क्या होता है कि वर्गीकृत जो बंटन है, अब अवर्गीकृत बंटन है उनसे माध्यक कैसे निकालते हैं। तो अवर्गीकृत विषम प्रेक्षणों का माध्य, यदि हमारे पास आंकड़े विषम संख्या में है तो वो क्या होगा, माध्य क्या होगा, n+1/2, वहां प्रेक्षण n+1/2 वहां मान नहीं है, वो प्रेक्षण कौन सा है हम याद करेंगे, वो 5वां है, 6वां है, 7वां है, तो हम वो निकालेंगे। यदि आंकड़े सम है तो क्या होगा, माध्य क्या होगा, n/2 प्रेक्षण और प्लस उसका अगला प्रेक्षण, यानी n/2 + 1वां प्रेक्षण, और उन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सम प्रेक्षणों का माध्य हो गया। तो देखिए यहाँ प्रश्न देखते हैं हम, प्रेक्षण दे रखे हैं 32, 25, 33, 27, 35, 29, 30 का माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि बढ़ते क्रम में लिखना है, चाहे बहुलक ज्ञात करो या माध्य ज्ञात करो, हमेशा बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा 25, फिर 27, 29, 30, 32, 33, 35। अब यहाँ देखिए हमने इनको गिना, n संख्या कितनी आ गई, ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 कैसा होता है, विषम है, और विषम का सूत्र क्या था,
माध्यक बराबर n प्लस 1 यानी विषम है, तो 1 जोड़कर 2 का भाग दे दो, तो 7 प्लस 1 8, 8 में 2 का भाग दिया कितना या 4। तो चौथा फ्रैक्शन कौन सा है, तो हम यहाँ गिनेंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4। चौथा फ्रैक्शन कौन है, 30। तो ये आंसर कितना हो गया, 30। इसी प्रकार अगर हमारे पास में फ्रैक्शन है सम संख्या में है, तो उनको भी हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। ये हमने बढ़ता क्रम लिख दिया, हमने देखा गिना इनकी संख्या कितनी 8, 8 क्या है, सम है, तो हम 8 का आधा करेंगे, 8 का आधा कितना हुआ 4। तो चौथा फ्रैक्शन और उसका अगला फ्रैक्शन कितना हो गया, पांचवा फ्रैक्शन। चौथा फ्रैक्शन प्लस पांचवा फ्रैक्शन दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग दे देंगे। यहाँ चौथा कौन सा है, 1 2 3, चौथा ये पांचवा, ये दोनों ही 4 4 है, तो 4 4 8 बटा 2 कितना हो गया, 2 आंसर हो गया। और ऐसे प्रश्नों का आंसर निकालना है, सीधे आंसर भी निकाल सकते हैं कि पीछे से हम घटाते जाएंगे, इधर से एक कम किया, 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 बीच में बच गए 2, तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दीजिए और बीच में 1 बच जाता है, तो वही उत्तर होता है। जैसे इस पहले वाले प्रश्न की हम बात करें, यहाँ माध्यक निकालें, एक इधर से छोड़ा, एक लास्ट से छोड़ दिया, एक इधर से छोड़ा, एक लास्ट से छोड़े, एक इधर से छोड़ा, एक लास्ट छोड़े, बच गया क्या, एक सिंगल, सिंगल बच गया, तो वही क्या है, माध्यक है। 2 बच जाते हैं तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग दीजिए, माध्यक ज्ञात कर दीजिए उनका, तो माध्यक हो जाएगा। यहाँ देखिए एक बंटन भी आ सकता है, तो बंटन भी आया है, तो उसको हमें क्या करना है, पहले हमें देखना है कि ये जो x है वो बढ़ते क्रम में है या नहीं। हम देख रहे हैं बढ़ते क्रम में है, तो बढ़ते क्रम में है तो ठीक है, नहीं है बढ़ते क्रम में तो पहले हम उसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे, व्यवस्थित करेंगे, और फिर हम देखेंगे टेबल बनाएंगे और उसमें हम क्या निकालेंगे, CF। तो CF कैसे निकालते हैं कि F का जो पहला मान होता है वो सेम टू सेम लिखेंगे, और फिर उसमें आगे वाला देखिए हम जोड़ते जाएंगे। 6 में 7 जोड़ा 13, 13 में फिर 5 जोड़ेंगे 18, 18 में फिर 6 जोड़ेंगे 24, 24 में 1 जोड़ा 25, और यहाँ सिग्मा एफ करेंगे इनका योग वो भी, और ये लास्ट वाली CF बराबर होनी चाहिए। अब फिर हम देखेंगे सिग्मा एफ यानी n वो कितना है, 25 है, और 25 क्या है, सम है या विषम है, तो वो विषम है, तो विषम है तो क्या होगा, 25 में 1 जोड़ दिया और उसका 2 का भाग दे दिया, तो 25 प्लस 1 कितना, 26 बटा 2 यानी 13वां पद है। तो 13वां पद इसमें देखो कहाँ है, यहाँ हम गिनती करेंगे 13 कहाँ है, यहाँ तक 6 थे और यहाँ तक 13 थे, तो 13वां पद कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो ये हो गया 13वां पद इसमें। तो 13वां पद ये किसका है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसके सामने देखेंगे वैल्यू x, ये माध्यक है 5। अगर माध्यक वाला प्रश्न आ जाए तो आपको कैसे करना है, तो माध्यक वाला प्रश्न आ जाए तो आपको उसका एक CF निकालना है, जो टेबल वर्ग की उसको हमें खड़ा करना है, एफ लगाना है और CF निकालना है। जैसे 5, 5 फिर आगे 9 जोड़ा 14, 14 में 8 जोड़ा 22, 22 में 12 जोड़ा 34, 34 में 13 जोड़ा 47, 47 में 3 जोड़ा 50, तो इनका योग याद करेंगे, ये भी 50, दोनों सेम आने चाहिए, अंतिम ये वाला। फिर हमें सेम है तो उसका n बटा 2 निकालेंगे, n बटा 2 कितना हो गया 25, और 25 हम देखें CF में 25 की वैल्यू कहाँ आ रहा है, यहाँ तक तो आ रहा है 22, और 22 के बाद 34 तक आ रहा है यहाँ, तो 25 भी कहाँ आएगा, इसी में आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये माध्यक वर्ग हो गया। जो वर्ग इसमें आता है 50 से 60 में आता है, तो 50 60 क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो गया। तो माध्यक वर्ग 50 60 हो गया, तो एल का मान कितना हो गया 50, और उसकी जो बारंबारता है वो 12 F हो जाएगी। तो इस प्रकार हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें माध्य का जो सूत्र है वो क्या है, आपको याद रखना है, माध्य का सूत्र क्या है, एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी ए बटा एफ गुणा एच। यहाँ एल क्या था, माध्य वर्ग की निम्न सीमा, और एन बटा 2 हमने निकाला था इसका आधा, और सी एफ क्या थी, ये जो माध्य वर्ग था ये वाला, उससे पहले वाले वर्ग की सी एफ, तो ये 22, और एफ क्या है, इस माध्य वर्ग की बारंबारता एफ, ये रही एफ, और एच क्या होगा, इस माध्य वर्ग का वर्ग अंतराल। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और इसके मान रख के सरल करना है। पहले एक कोष्ठक के अंदर वाले को सरल करेंगे, फिर इसके बाहर वाले से गुणा करेंगे, और गुणा करके यहाँ हमने क्या आया, ऊपर वाले को गुणा करके भाग दे दिया, और भाग देने के बाद जो भी आया वो निम्न सीमा के मान में हमने जोड़ दिया। तो इस प्रकार माध्यक आ गया। यहाँ से एक प्रश्न और भी बनता है, देखिए माध्य और बहुलक का आपस में संबंध क्या है। तो आपस में संबंध देखिए, इसका सूत्र क्या है कि बहुलक होता है वो क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस 2 माध्य,
ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, इसकी भी आने वाली संभावना है। एक अंक का सूत्र भी आ सकता है, एक अंक का प्रश्न भी आ सकता है। तो दोनों तरीके याद कीजिए, सूत्र भी याद कीजिए और प्रश्न भी याद कीजिए। तो बहुलक बराबर है, यहाँ देखिए माध्य दीर्घ का है 30 और माध्यक दीर्घ का है 25, तो बहुलक कितना होगा? तो हम जानते हैं बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो हमने 3 माध्यक, 3 गुणा माध्यक, 3 का मान 25 और 2 गुणा माध्य 30, तो 25 75 माइनस 60 कितना हो गया? 15। तो इस प्रकार बहुलक का वैल्यू आ गया 15। तो यहाँ 3 वैल्यू दे रखी थी, उनमें से 3 में से 2 वैल्यू दे रखी है, तो तीसरी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। जैसे बहुलक का मान दे गया 25 और माध्य दे रखा है 28, तो माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमारा प्रश्न सूत्र क्या था? बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो यहाँ हमारा जो जो वैल्यू दे रखा है वो लिखेंगे, बहुलक का मान दे रखा है 25 माइनस 3 माध्य की जिसका वैल्यू नहीं दे रखा है, माइनस 2 गुणा माध्य यानी 2 गुणा 28। तो 2 गुणा 28 कितना हो गया? 56। इस 56 को क्या करेंगे? उधर भेज देंगे, तो क्या बच गया? इधर 3 माध्य बच गया, बराबर उधर में था 25 पहले और 56 उधर जाकर के क्या हो गया? प्लस का। तो 3 माध्य बराबर कितना हो गया? 81 और माध्य बराबर क्या? 3 का भाग लग जाएगा, आंसर आ गया 27। तो इस प्रकार भी 1 नंबर का प्रश्न बनता है। अब यहाँ देखिए एक जो छोटे से प्रश्न आता है कि इस प्रकार का टेबल कन्वर्जेंस हो सकता है कि माध्यक वर्ग की जो CF जो बारंबारता श्रेणी है उससे कम वाले बंटन से सामान्य बंटन माना। तो ये कैसे संभव होगा कि ऐसे मानो ऊंचाई दे रखी है और संख्या दे रखी है, लिखा हुआ 140 से कम, 150 से कम, 145 से कम, 155 से कम, 160 से कम, 165 से कम, ऐसा दे रखा है। तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है कि अगर ऐसा दे रखा है तो इधर जो मान जो वैल्यू दे रखी है वो अपनी नॉर्मल CF है, वो हमारी जो नॉर्मल है CF है। हम F से CF निकालते हैं वही है, और उस CF से हमें वापस क्या निकालना है? F निकालना है। तो F कैसे निकालेंगे? तो अब यहाँ से 135 से 145 देर का है, तो यहाँ 140 से कम है, तो 140 से कम 5 5 का अंतराल है, तो अनुमान लगाने लगे कि 5 कम है, तो 140 से 5 कम वाला लिख दो कितना? तो 135 से 140 वाला हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे? ये संख्या CF कितनी होगी? तो पहला वाला 4 है तो 4 ही लिखेंगे। अब है आगे वाले में घटाते जाएंगे, आगे वाले में अंतर आपस में करते जाएंगे। तो दूसरा कितना आएगा? 140 से 45, फिर 145 से ये कंटिन्यू लिखते जाएंगे, लास्ट में 165 आ रहा है, दिया हमारे लास्ट में 165 आ रहा है, 165 से कम है, 165 मैक्सिमम है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो 4 में से 11 में से 4 घटाया कितना रह गया? 7। फिर इसमें 29 में से 11 घटाया कितना रह गया? 18। फिर 29 में से 40 में से 29 घटाया, यहाँ देखिए तो ये कितना रह गया? 11। फिर 46 में से 40 घटा देंगे, फिर रह गया 6, और 51 में से कितना घटा देंगे? 46 घटा देंगे 5। तो उल्टा CF को हम क्रमागत CF में से घटाते रहेंगे, अपना आंसर आता रहेगा। पहला मान जो है वो सेम ही रहने वाला, ये ध्यान रखिएगा। अगर से अधिक प्रकार की बंटन देर का है, उसको अगर सामान्य बंटन में बदलना हो, 1 नंबर का प्रश्न, तो ऐसा प्रश्न दे रहा से अधिक या बराबर 30, से अधिक या बराबर 25, से अधिक या बराबर 22, से अधिक या बराबर 14, से अधिक या बराबर 7, से अधिक या बराबर 5। यहाँ पर जो ये CF है ये उल्टी CF है, यानी नीचे से जुड़ी हुई है, उल्टी CF है। तो सबसे पहले हम यहाँ नीचे वाले का लिखेंगे, सबसे पहले हम किसका लिखेंगे? नीचे वाले का, और शुरुआत वहीं से ही करेंगे। अगर ऊपर वाले से भी करते हैं तो हमें ऊपर वाले से घटाना है दोनों को, तो यहाँ दोनों को घटाएंगे, पहले 5 आ जाएगा, फिर इन दोनों को घटाया 3 आ गया, फिर इन दोनों को घटाया 8 आ गया, फिर इन दोनों को घटाया 7 आ गया, फिर इन दोनों को घटाया 2 आ गया, और लास्ट में बच गया वो क्या रहेगा? जो लास्ट वाला अंक होगा। और या फिर हम नीचे से करें तो पहले हम 5 का हम इधर 5 लिखेंगे, फिर इन दोनों को घटाएंगे तो कितना जाएगा? 2, फिर अगले दोनों को घटाया 7, फिर अगले दोनों को घटाया 8, फिर अगले दोनों को घटाया 3, फिर अगले दोनों को घटाया 5। तो नीचे से ऊपर भी निकाल सकते हैं। अब से अधिक है, से अधिक यानी 0 से अधिक, तो 0 से अधिक है तो पहले 0 लिखेंगे, अगला क्या है? 10, तो 0 से 10 का पहला, ठीक है, तो 0 से 10 तक, ठीक है। फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 50 से अधिक या बराबर, 50 से अधिक है तो 50 से अधिक, तो उसका अगला वाला ही लेना है। तो इस प्रकार ये वर्ग अंतराल हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपने ये देखा
इस प्रश्नावली में हमने जो अध्याय संख्या 10, अध्याय संख्या 11, अध्याय संख्या 12, अध्याय संख्या 13 के जो है प्रश्नों से संबंधित पढ़ेगी कि कौन कौन से छोटे अंक, एक अंक वाले आएंगे। बड़े प्रश्न का भी हमने इसको देखा है कि कौन से प्रश्न आने वाले, कैसे किया जाना है। अगर आपको मेरे सारे बड़े वीडियो देखने हैं तो उसमें वीडियो में लिंक दे सकता हूं और उससे आप देख जाइएगा। और वैसे नहीं देख सकते हैं तो आप मेरे इस YouTube चैनल पे जो पीछे के जो वीडियो है उनको सर्च कर दीजिएगा और मिल जाएंगे। आप बड़े बड़े प्रश्नों को भी आसानी से हल करने की यह कला सीख सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा। अगला वीडियो हम लेकर आएंगे शीघ्र ही, जिसमें प्रायिकता वाला है। तो प्रायिकता वाला में बताने की आवश्यकता नहीं है, प्रायिकता वाला आपको है सीधा ही अब मेरा वीडियो ही देखना है, पूरा फुल वीडियो। उससे अपना छोटे वाले प्रश्न भी हो जाएंगे, बड़े वाले प्रश्न भी हो जाएंगे। और बाकी बच गए अध्याय संख्या 1 से लेकर 8-9 तक, तो उनके हमें 2 वीडियो है शीघ्र लेकर आने वाला हूं। तो मेरे साथ बने रहेगा और आपको उनका भी है मिलेंगे कि छोटे छोटे प्रश्न है वो कैसे हल करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होने वाला है। धन्यवाद।